गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है गुरुकुल बाय विकास यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे 21 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय रग्बी पुरुष और महिला टीम के मुख्य कोच बने कौन? वैशाली सेरेवी। यानी वैशाली सेरेवी को भारतीय रग्बी पुरुष और महिला दोनों का कोच जो है वो नियुक्त किया गया है। देखिए भारतीय रग्बी फुटबॉल संघ, जिसे रग्बी इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, वैशाली सेरेवी को मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया हुआ है। ठीक है, वैशाली सेरेवी जो हैं वो फिजी के हैं। कहाँ के हैं? वो फिजी के भूतपूर्व रग्बी यूनियन फुटबॉल खिलाड़ी और कोच हैं और वर्ल्ड रग्बी हॉल ऑफ फेम के भी सदस्य हैं। ठीक है, अब देखिए भारत में रग्बी फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है? तो हैं राहुल बोस। कौन है? राहुल बोस जो है वो रग्बी फुटबॉल संघ के अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विदेश मंत्री ने श्रीलंका में समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया? तो श्रीलंका में किया। ठीक है, देखते हैं। देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर, जिनका ये दूसरा कार्यकाल है, उन्होंने भारत के $60 लाख की मदद से बनाए गए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, कितने? $60 लाख की मदद से बनाए गए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? श्रीलंका में किया है। और ये उद्घाटन जो है संयुक्त रूप से रानिल विक्रमसिंघे और एस जयशंकर द्वारा किया गया। यहाँ पे जयशंकर जी द्वारा ये बताया गया कि पड़ोसी पहले नीति के तहत समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का संयुक्त रूप से यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। कौन है श्रीलंका के राष्ट्रपति? तो रानिल विक्रमसिंघे जो है वो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। और $60 लाख की मदद से भारत द्वारा जो है $60 लाख की मदद से समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन जो है वो किया गया है श्रीलंका में। ओके, ठीक है। अगला है 76,200 करोड़ रुपए में बनेगा वधावन बंदरगाह। कितने में? वधावन बंदरगाह जो है वो 76,200 करोड़ रुपए में बनेगा। ठीक है, देखिए कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में जो है वो वधावन बंदरगाह का निर्माण किया जाएगा। सरकार ने महाराष्ट्र के वधावन में ऑल वेदर ग्रीन फील्ड पोर्ट ऑल वेदर ग्रीन फील्ड पोर्ट के निर्माण को स्वीकृति दी है। 76,200 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है यह बंदरगाह दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होगा। ओके, एक ग्रीन फील्ड पोर्ट है जिसका निर्माण जो है महाराष्ट्र में 76,200 करोड़ रुपए से किया जा रहा है और ये बनने के बाद दुनिया के 10 शीर्ष बंदरगाहों में ये शामिल होगा। ठीक है, वधावन पोर्ट का निर्माण जो है वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। ठीक है, देखिए पीएम गति शक्ति कार्यक्रम में शामिल यह बंदरगाह, सीधी सी बात है, अगर कहीं पे भी कोई मान लीजिए फैक्ट्री या बंदरगाह बनेगा तो उसके संचालन के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और जब लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार तो उन्हें मिलेगा ही। तो वैसे यहाँ पे कहा गया है कि यह बंदरगाह के निर्माण के बाद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ठीक है, 10 लाख भले हो या ना हो लेकिन रोजगार के अवसर तो जरूर यहाँ से मिलने वाले हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है जीडीपी से संबंधित न्यूज़ है कि फिच ने जीडीपी दर का अनुमान बढ़ाकर 7.2 किया। कितना? 7.2%। पहले अप्रैल माह में जो जीडीपी का अनुमान है फिच द्वारा ही 7% अनुमानित किया गया था। कितना? 7% अनुमानित किया गया था, लेकिन इसे बढ़ाकर फिच ने फिर 7.2% जो है कर दिया है। ठीक है, देखिए फिच रेटिंग ने चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.2% कर दिया। फिच द्वारा मार्च में इसे 7% रहने का अनुमान लगाया गया था। ठीक है, अब देखिए फिच रेटिंग ने 2024-25 के लिए 7.2% रखा है जीडीपी विकास दर और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 6.5% रखा है और वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 6.2% रखा है। जीडीपी की विकास दर को अनुमानित यहाँ पे फिच द्वारा किया गया है। अब देखिए और जो अलग अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ हैं उनके द्वारा जीडीपी का आंकड़ा क्या है एक बार देखते हैं। आरबीआई ने 7.2 यानी कि आरबीआई और फिच का दोनों सेम है जीडीपी का अनुमान।
एडबी ने 7% इसे रखा है, मूडीज रेटिंग ने 6.6% इसे अनुमानित किया है, मॉर्गन स्टैनली ने 6.8%, डेलाइट इंडिया ने 6.6%, S&P ने इसे 6.8% पर जो है अनुमानित किया है वित्त वर्ष 2024-25 के लिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, समलैंगिक शादी की इजाज़त देने वाला तीसरा एशियाई देश बना थाईलैंड। कौन बना है? तीसरा एशियाई देश बना है थाईलैंड। इस एशिया में पहले ताइवान है, उसके बाद नेपाल हमारा, उसके बाद जो है ये तीसरा एशियाई देश कौन बन गया? थाईलैंड जो है वो तीसरा एशियाई देश बना है समलैंगिक शादी की इजाज़त देने वाला। देखिए, थाईलैंड की नेशनल असेंबली, संसद, जैसे हम यहाँ पे अपने पार्लियामेंट कहते हैं, संसद कहते हैं, वैसे ही वहाँ पे नेशनल असेंबली कहा जाता है। और हमारे यहाँ उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं और वहाँ पे यहाँ पे सीनेट कहा जाता है। ठीक है, थाईलैंड की नेशनल असेंबली, संसद की उच्च सदन सीनेट ने समलैंगिक विवाह को कानून का दर्जा दे दिया है। समलैंगिक विवाह को कानून का दर्जा दिया है। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है, तो कानून का दर्जा, कानूनी दर्जा जो है प्रदान कर दिया है। अब सीनेट में जो क्या हुआ, तो जो वहाँ का उच्च सदन है वहाँ पे टोटल जो है 152 सदस्य मौजूद थे, जिनमें से इस समलैंगिक विवाह के पक्ष में 130 सदस्यों ने अपना वोट किया। सीधी सी बात है, वहाँ पे पारित हो गया। और जो वहाँ का निम्न सदन है लोकसभा, वहाँ पे पहले इसे पारित कर दिया गया था। अब देखिए, ये पारित कब होगा? जब थाईलैंड के राजा का हस्ताक्षर होगा उसके 1 महीने बाद ये पारित हो जाएगा। ये जो विधेयक जो है वो कानून का रूप ले लेगा और लेने के बाद थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया में ऐसा कानून लागू करने वाला पहला देश बनेगा। समझिए, थाईलैंड के राजा के हस्ताक्षर के बाद थाईलैंड जो है साउथ ईस्ट एशिया में समलैंगिक कानून को लागू करने वाला पहला देश बनेगा और एशिया का तीसरा देश बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि एशिया में ताइवान और नेपाल के बाद समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला जो है थाईलैंड तीसरा देश बनेगा और साउथ ईस्ट एशिया वाला पहला देश बनेगा। ओके, देखिए, यह बिल कानून में संशोधन कर, जब ये विधेयक जो है कानून बन जाएगा तो उसमें संशोधन किया जाएगा। पुरुष महिला और पति पत्नी शब्दों को वहाँ पर बदलकर पुरुष महिला की जगह पर व्यक्ति और पति पत्नी की जगह पर विवाह साथी। सही बात है, पति पत्नी होते हैं तो भाई चलो ये कहा जाता, अब तो विवाह साथी, क्योंकि एक दूसरे में शादी हो जाएगी उन लोगों की। ओके, तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है, आज 21 जून है, हम सब लोग जानते हैं। और आज ही के दिन सबसे पहले 2015 में, कब? 2015 में आज ही के दिन पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था और इसे 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग को मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, कब? 11 दिसंबर, पहली बार 11 दिसंबर 2014 को देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मान्यता प्रदान कर दी और 21 जून 2015 को पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। ओके, देखिए, इस बार योग दिवस की थीम क्या है? 2024 की योग दिवस 2024 की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। और एक चीज़ और याद बताइए आप कि ये 21 दिसंबर को 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज के दिन पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है, सबसे लंबा दिन 21 जून को आज ही के दिन होता है। इसलिए इस कारण से भी, यही कारण को मानते हुए योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और जिसकी थीम क्या है? स्वयं और समाज के लिए योग। ठीक है, इस साल योग का मुख्य समारोह कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो ये जो मुख्य समारोह है इसका वो श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा। और हर साल की भांति इस साल भी एक बार फिर से समारोह की अध्यक्षता जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया जाएगा। ठीक है, उन्हीं का प्रस्ताव था जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार किया था। और देखिए, इस योग दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं प्रताप राव ने दृष्टि बाधित लोगों के लिए योग को आसानी से सीखने और अभ्यास करने के लिए ब्रेल लिपि में सामान्य योग प्रोटोकॉल बुक भी लॉन्च किया है। पूछिएगा कि योग दिवस के अवसर पर दृष्टि बाधित लोगों के लिए कौन सी बुक लॉन्च की गई ब्रेल लिपि में? तो सामान्य योग प्रोटोकॉल बुक जो है वो ब्रेल लिपि में लॉन्च की गई है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट
नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन जो है हमारे पीएम ने ही किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया है। राजगीर में है। राजगीर में बने नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है वो किया गया है। ठीक है, ये प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो वर्ष 427 ईस्वी में सम्राट कुमारगुप्त द्वारा की गई थी। ठीक है, कुमारगुप्त ने इसे 427 ईस्वी में बनवाया और 1199 में बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगाने का कार्य किया, यानी इसे जला दिया था। ठीक है, अब जो ये नया कैंपस है वो 100 एकड़ से अधिक में सरोवर की स्थापना की गई है। 100 एकड़ से अधिक में इस कैंपस में सरोवर की स्थापना की गई, मतलब कि छोटे छोटे कुएं, तालाब उपस्थित किए गए हैं क्योंकि यहाँ पे बागवानी की जा सके, अच्छे से पेड़ पौधों को यहाँ पे लगाया जा सके। और उसी के तहत देखिए ये 100 एकड़ से अधिक में सरोवर की स्थापना करने का कारण क्या है? नेट जीरो कैंपस बनाना। ठीक है, नेट जीरो कैंपस बनाना ये क्या है पहले आप समझिए। राजगीर की वैभवगिरी तलहटी में बसा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे बड़ा नेट जीरो कैंपस बन गया है। नेट जीरो का मतलब होता है कि जितना भी हम कार्बन उत्सर्जित करेगा वहाँ से, उस कैंपस से, उतना वो उसे कलेक्ट करेगा। कलेक्ट कैसे करेगा? पेड़ों के माध्यम से। तो पेड़ों के माध्यम से तभी होगा जब वहाँ पे पानी की सुव्यवस्था रहेगी। तो इसलिए 100 एकड़ से अधिक में सरोवर की स्थापना वहाँ पे की गई। ओके, नेक्स्ट, मिस एआई के ताज के दौड़ में भारत की जारा ने जगह बनाई। अब देखिए, जो भी एआई हैं, अब इनके लिए भी इनके लिए भी मिस वर्ल्ड का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो वही है कि मिस एआई के ताज के दौड़ में भारत की जारा ने जगह बनाई। अच्छा, दुनिया में पहली बार मिस एआई प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। मिस एआई प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और इस प्रतियोगिता में भारत की जारा सतावरी ने भी जगह बनाई है। भारत की एआई है जारा सतावरी और इन्होंने भी मिस एआई प्रतियोगिता में अपना जगह बनाया है। टोटल दुनिया भर से 500 एंट्रियाँ आई हैं। 500 एआईओं के लिए आवेदन किया गया है और भारत की जो जारा सतावरी है उन्हें शीर्ष 10 में स्थान मिला है। ठीक है, भारत की जो एआई है, मॉडल एआई, उसे शीर्ष 10 में जो है वो स्थान मिला है। ठीक है, देखिए, जारा को भारतीय मोबाइल विज्ञापन एजेंसी के सह संस्थापक राहुल चौधरी ने बनाया है। किसे बनाया है? पूछ देगा कि जारा को किसने बनाया है? तो जारा सतावरी को मोबाइल विज्ञापन एजेंसी के सह संस्थापक राहुल चौधरी ने बनाया है। और जो भी मिस एआई प्रतियोगिता का पुरस्कार जीतेगा, यानी जो मिस एआई बनेगा, उसे पुरस्कार के रूप में 10.84 लाख रुपए, और जो उसके क्रिएटर हैं, अगर भारत की तरफ से मान लीजिए जारा सतावरी जीतती है तो राहुल चौधरी को 4.17 लाख रुपए जो है वो प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अच्छा दोस्तों, आज के लिए जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे उन सबको हमने आपके सामने रखा और डिटेल में उसका हमने अध्ययन किया। सो प्लीज़, अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाय विकास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।